अध्याय 18। इरविक की चतुराई। अब हमें इरविक स्कीजर के पास लौटना होगा, जिसने जब 3 मछलियों से भरी तांबे की केतली को एकांत झोपड़ी के द्वार पर रखा था, तो पूछा था, इसके बाद क्या? सुनहरी मछली ने अपना सिर केतली में पानी से ऊपर निकाला और अपनी छोटी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, तुम्हें कुंडी खोलनी है, दरवाजा खोलना है और साहपूर्वक झोपड़ी में प्रवेश करना है। तुम जो कुछ भी देखते हो उससे डरो मत, क्योंकि तुम चाहे कितने भी खतरे में क्यों न दिख, कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। झोपड़ी एक शक्तिशाली योकुहू का घर है, जिसका नाम रीरा द रेड है, जो हर तरह के रूप धारण करती है, कभी कभी अपनी पसंद के अनुसार दिन में कई बार अपना रूप बदलती है। उसका असली रूप क्या है, हम नहीं जानते। इस अजीब प्राणी को खजाने से रिश्वत नहीं दी जा सकती, या दोस्ती के जरिए नहीं मनाया जा सकता, या दया करके नहीं जीता जा सकता। उसने कभी किसी की मदद नहीं की, या किसी के साथ गलत नहीं किया, जहां तक हम जानते हैं। उसकी सभी अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल उसके अपने स्वार्थी मनोरंजन के लिए किया जाता है। वो तुम्हें घर से बाहर जाने का आदेश देगी, लेकिन तुम्हें जाने से मना करना होगा। वहीं रहो और रीरा को करीब से देखो और ये देखने की कोशिश करो कि वो अपने परिवर्तनों को पूरा करने के लिए क्या उपयोग करती है। अगर तुम रहस्य का पता लगा सकते हो तो हमें फुसफुसाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। यह आसान लगता है, इरविक ने जवाब दिया, जिसने ध्यान से सुना था। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी या मुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगी? वह तुम्हारा रूप बदल सकती है, सुनहरी मछली ने उत्तर दिया, परंतु यदि ऐसा होता है तो चिंता मत करना, क्योंकि हम उस जादू को आसानी से तोड़ सकते हैं। तुम निश्चिंत रहो कि कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए तुम जो कुछ भी देखो या सुनो उससे भयभीत मत हो। अब इरविक किसी भी आम युवक की तरह बहादुर था, और वह जानता था कि जो मछलियां उससे बात कर रही थीं, वे सच बोल रही थीं और उन पर भरोसा किया जा सकता था। फिर भी जब उसने केतली उठाई और झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, तो उसे अजीब सी घबराहट महसूस हुई। कुंडी खोलते समय उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वह अपने निर्देशों का पालन करने के लिए दृढ़ था। उसने दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा खोला, झोपड़ी के एक कमरे के बीच में 3 कदम बढ़ा और फिर स्थिर खड़ा होकर अपने चारों ओर देखने लगा। उसकी नज़र में जो दृश्य आए, वे किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए पर्याप्त थे, जिसे ठीक से चेतावनी नहीं दी गई थी। इरविक के ठीक सामने फर्श पर एक बड़ा मगरमच्छ पड़ा था, जिसकी लाल आंखें दुष्टता से चमक रही थीं और उसके खुले मुंह से नुकीले दांतों की कतारें दिख रही थीं। सींग वाले टोड़ इधर उधर उछल रहे थे। कमरे के चारों ऊपरी कोनों में से प्रत्येक पर एक मोटा मकड़ी का जाला लगा हुआ था, जिसके बीच में एक मकड़ी बैठी थी जो वाशबेसिन जितनी बड़ी थी और चिमटे जैसे पंजों से लैस थी। एक लाल और हरे रंग की छिपकली खिड़की की चौखट पर पूरी लंबाई में फैली हुई थी और काले चूहे झोपड़ी के फर्श में कुतर दिए गए छेदों से अंदर बाहर आ जा रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात एक बहुत बड़ा भूरा बंदर था जो एक बेंच पर बैठा हुआ बुनाई कर रहा था। उसने एक लेस वाली टोपी पहनी हुई थी, जैसे बूढ़ी औरतें पहनती हैं, और लेस का एक छोटा सा एप्रन, लेकिन कोई और कपड़ा नहीं। उसकी आंखें चमकीली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोयले जल रहे हों। बंदर एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रहा था, और इरविक के प्रवेश पर उसने बुनाई बंद कर दी और उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। बाहर निकलो, एक तीखी आवाज चिल्लाई, जो बंदर के मुंह से आती हुई प्रतीत हुई। इरविक ने अपने ठीक सामने एक और खाली बेंच देखी, इसलिए वह मगरमच्छ के ऊपर से चला गया, बेंच पर बैठ गया और सावधानी से केतली को अपने पास रख लिया। बाहर निकलो, आवाज फिर चिल्लाई। इरविक ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा, मैं यहीं रहूंगा। मकड़ियां अपने चारों कोनों से निकलकर फर्श पर गिर पड़ीं और युवा स्कीजर की ओर दौड़ पड़ीं, अपनी चिमटियां फैलाकर उसके पैरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। इरविक ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बहुत बड़ा काला चूहा इरविक के शरीर पर दौड़ा, उसके कंधों के चारों ओर से गुजरा और उसके कानों में चुभने वाली चीखें निकाली, लेकिन वह नहीं हिला। खिड़की की चौखट से आती हुई हरी लाल छिपकली इरविक के पास आई और उस पर एक जलता हुआ तरल पदार्थ थूकना शुरू कर दिया,
लेकिन एरविक केवल उस जीव को देखता रहा और उसकी लपटें उसे छू नहीं पाईं। मगरमच्छ ने अपनी दुम उठाई और घूमकर एरविक को जोरदार झटके से बेंच से नीचे गिरा दिया। लेकिन स्कीजर केतली को गिरने से बचाने में कामयाब रहा और वो उठ खड़ा हुआ, अपने ऊपर रेंग रहे सींग वाले टोडों को झटककर बेंच पर अपनी सीट पर वापस आ गया। इस पहले हमले के बाद सभी जीव गतिहीन हो गए, मानो आदेश का इंतजार कर रहे हों। बूढ़ा भूरा बंदर अब एरविक की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया और युवा स्कीजर चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। उसे उम्मीद थी कि कुछ और होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूरा 1 घंटा बीत गया और एरविक घबरा रहा था। तुम क्या चाहते हो? बंदर ने अंततः पूछा। कुछ नहीं, एरविक ने कहा। आपको वह मिल सकता है, बंदर ने जवाब दिया, और यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी अजीब प्राणी ठहाके लगाकर हंसने लगे। एक और लंबा इंतजार। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बंदर ने पूछा। आप अवश्य ही रीरा द रेड द योकोहू होंगे, एरविक ने उत्तर दिया। इतना सब जानते हुए भी तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे अजनबी लोग पसंद नहीं हैं। मेरे घर में तुम्हारी मौजूदगी मुझे परेशान करती है। क्या तुम्हें मेरे गुस्से का डर नहीं है? नहीं, युवक ने कहा। क्या तुम मेरी बात मानकर इस घर को छोड़ने का इरादा रखते हो? नहीं, एरविक ने उत्तर दिया, उतनी ही शांति से जैसे योकोहू ने कहा था। बातचीत फिर से शुरू करने से पहले बंदर ने काफी देर तक बुनाई की। जिज्ञासा, उसने कहा, कई लोगों को बर्बाद कर चुकी है। मुझे लगता है कि किसी तरह से तुमने जान लिया है कि मैं जादू के करतब करता हूँ, और इसलिए जिज्ञासा के कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हें बताया गया होगा कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, इसलिए तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ से चले जाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम कल्पना करते हो कि तुम जादू टोने की कुछ रस्में देख सकते हो, और वे तुम्हें खुश कर सकती हैं। क्या मैंने सच कहा है? ठीक है, एरविक ने टिप्पणी की, जो यहाँ आने की अजीब परिस्थितियों पर विचार कर रहा था। आप कुछ मायनों में सही हैं, लेकिन नहीं दूसरों को। मुझे बताया गया है कि तुम सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए जादू करते हो। यह मुझे बहुत स्वार्थी लगता है। बहुत कम लोग जादू समझते हैं। मुझे बताया गया है कि तुम पूरे ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र असली योकोहू हो। तुम दूसरों के साथ साथ खुद का भी मनोरंजन क्यों नहीं करते? मेरे कार्यों पर सवाल उठाने का आपको क्या अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। और तुम कहते हो कि तुम मुझसे कोई एहसान मांगने नहीं आए हो। अपने लिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आप इस मामले में बुद्धिमान हैं। मैं कभी किसी को अनुग्रह नहीं देता, इससे मुझे कोई चिंता नहीं है, एरविक ने कहा। लेकिन तुम उत्सुक हो। क्या तुम मेरे कुछ जादुई परिवर्तनों को देखना चाहते हो? अगर तुम कोई जादू करना चाहते हो तो करो, एरविक ने कहा। हो सकता है कि मुझे इसमें रुचि हो और हो सकता है कि न हो। अगर तुम अपनी बुनाई जारी रखना चाहते हो तो मेरे लिए ये सब एक ही बात है। मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। ये बात रेड रीरा को हैरान कर सकती थी, लेकिन लेस कैप के नीचे का चेहरा बालों से ढका होने के कारण कोई भाव नहीं दिखा सकता था। शायद अपने पूरे करियर में योकोहू के पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया था जो इस युवक की तरह कुछ भी न मांगे, कुछ भी न चाहे और जिज्ञासा के अलावा उसके आने का कोई कारण न हो। इस रवैये ने चुड़ैल को व्यावहारिक रूप से निहत्था कर दिया और वह स्कीजर को और अधिक दोस्ताना तरीके से देखने लगी। वो कुछ देर तक बुनाई करती रही, ऐसा लगता था कि वह गहरे विचारों में डूबी हुई थी, और फिर वो उठी और कमरे की दीवार के सामने खड़ी एक बड़ी अलमारी के पास चली गई। जब अलमारी का दरवाज़ा खोला गया तो एरविक को अंदर बहुत सारे दराज दिखाई दिए, और इनमें से एक दराज में नीचे से दूसरी रीरा ने एक बालों वाला हाथ डाला। अब तक एरविक बंदर के मुड़े हुए रूप को देख सकता था, लेकिन अचानक वह रूप उसकी ओर पीठ करके सीधा हो गया और दराजों की अलमारी को धुंधला कर दिया। बंदर ने एक महिला का रूप ले लिया था, जो सुंदर गिलिकिन पोशाक पहने हुए थी, और जब वह पलटी तो उसने देखा कि यह एक युवा महिला थी, जिसका चेहरा काफी आकर्षक था। क्या मैं तुम्हें इस तरह से अच्छी लगती हूँ? रीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप बेहतर दिखते हैं, उन्होंने शांति से कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपको अधिक पसंद करता हूँ। वह हंसते हुए बोली,
दिन की गर्मी के दौरान मैं एक बंदर की तरह रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक बंदर कोई कपड़े नहीं पहनता है। लेकिन अगर कोई सज्जन व्यक्ति आपके पास आता है तो उसे अच्छे कपड़े पहनना उचित है। इरविक ने देखा कि उसका दाहिना हाथ बंद था, जैसे कि उसने उसमें कुछ पकड़ा हुआ हो। उसने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया, मगरमच्छ के ऊपर झुकी और एक पल में वह प्राणी लाल भेड़िए में बदल गया। यह अब भी सुंदर नहीं था, और भेड़िया अपनी मालकिन के बगल में ऐसे बैठा था जैसे कोई कुत्ता बैठा हो। उसके दांत मगरमच्छ के दांतों की तरह ही खतरनाक लग रहे थे। इसके बाद योकोहू ने सभी छिपकलियों और टोडों को छुआ और उसके स्पर्श से वे बिल्ली के बच्चे बन गए। चूहों को उसने चिपमंक में बदल दिया। अब केवल 4 बड़ी मकड़ियां ही बची थीं, जो अपने मोटे जालों के पीछे छिप गईं। देखो, रीरा चिल्लाई, अब मेरी झोपड़ी ज्यादा आरामदायक दिखाई देती है। मुझे टोड, छिपकलियां और चूहे बहुत पसंद हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग उनसे नफरत करते हैं, लेकिन अगर वे हमेशा एक जैसे ही रहे तो मैं उनसे उब जाऊंगी। कभी कभी मैं दिन में 1 दर्जन बार उनका रूप बदल देती हूँ। तुम बहुत चतुर हो, इरविक ने कहा। मैंने तुम्हें कोई मंत्र या जादुई शब्द बोलते नहीं सुना। तुमने बस उन जीवों को छुआ था। ओह, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? उसने जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम चाहो तो उन्हें खुद छू लो और देखो कि क्या तुम उनका रूप बदल सकते हो। नहीं, स्कीज़र ने कहा, मैं जादू नहीं समझता और अगर समझता भी तो मैं तुम्हारी कला की नकल करने की कोशिश नहीं करता। तुम एक अद्भुत योकोहू हो, जबकि मैं तो एक साधारण स्कीज़र हूँ। ये स्वीकारोक्ति रीरा को प्रसन्न करती प्रतीत हुई, क्योंकि वह अपनी जादू टोने की कला की सराहना चाहती थी। क्या अब तुम चले जाओगे? उसने पूछा। मैं अकेली रहना पसंद करती हूँ। मैं यहीं रहना पसंद करता हूँ, इरविक ने कहा। किसी दूसरे व्यक्ति के घर में, जहाँ आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, रीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपकी जिज्ञासा अभी तक शांत नहीं हुई? मुझे नहीं मालूम, क्या आप कुछ और कर सकते हैं? बहुत सी बातें, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किसी अजनबी के सामने क्यों करूं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे कोई कारण नहीं सूझ रहा। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तुम कहते हो कि तुम्हें अपने लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए, और तुम इतने मूर्ख हो कि मेरे रहस्यों को चुरा नहीं सकते। यह कोई सुंदर झोपड़ी नहीं है, जबकि बाहर धूप, विस्तृत घास के मैदान और सुंदर जंगली फूल हैं। फिर भी तुम उस बेंच पर बैठने और अपनी अवांछित उपस्थिति से मुझे परेशान करने पर अड़े रहते हो। तुम्हारे पास उस केतली में क्या है? 3 मछलियां, उसने सहजता से उत्तर दिया। आपको वे कहाँ मिले थे? मैंने उन्हें स्कीज़र्स झील में पकड़ा। आप मछलियों के साथ क्या करना चाहते हैं? मैं इन्हें अपने एक मित्र के घर ले जाऊंगा जिसके 3 बच्चे हैं। बच्चों को पालतू जानवर के रूप में मछलियां रखना बहुत पसंद आएगा। वह बेंच के पास आए और केतली में देखने लगी, जहां तीनों मछलियां पानी में शांति से तैर रही थीं। वे बहुत सुंदर हैं, रीरा ने कहा। मुझे उन्हें किसी और चीज में बदलने दो। नहीं, स्कीज़र ने आपत्ति जताई। मुझे चीजों को बदलना बहुत पसंद है, ये बहुत दिलचस्प है। और मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी मछली को नहीं बदला है। उन्हें अकेला छोड़ दो, इरविक ने कहा। आप उन्हें किस आकार में देखना पसंद करेंगे? मैं उन्हें कछुए या प्यारे छोटे समुद्री घोड़े बना सकता हूँ, या मैं उन्हें सुअर का बच्चा, या खरगोश, या गिनी पिग बना सकता हूँ, या यदि आप चाहें तो मैं उन्हें मुर्गियाँ, या चील, या नीलकंठ बना सकता हूँ। उन्हें अकेला छोड़ दो, इरविक ने दोहराया। तुम बहुत अच्छे आगंतुक नहीं हो, रीरा ने हंसते हुए कहा। लोग मुझ पर क्रोधी, चिड़चिड़ा और असामाजिक होने का आरोप लगाते हैं, और वे बिल्कुल सही हैं। अगर तुम यहाँ गिड़गिड़ाते और अनुग्रह की भीख मांगते हुए आए होते, और मेरे योकोहू जादू से डरते, तो मैं तुम्हें तब तक गालियाँ देता जब तक तुम भाग नहीं जाते, लेकिन तुम उससे बिल्कुल अलग हो। तुम असामाजिक, चिड़चिड़ा और अप्रिय व्यक्ति हो, और इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और तुम्हारी चिड़चिड़ाहट को सहन करता हूँ। मेरे दोपहर के भोजन का समय हो गया है, क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, इरविक ने कहा, हालांकि उसे सचमुच भोजन की इच्छा थी। ठीक है, मैं हूँ,
रीरा ने घोषणा की और अपने हाथों को आपस में ताली बजाई। तुरंत एक मेज दिखाई दी जिस पर लिनेन बिछा हुआ था और विभिन्न खाद्य पदार्थों से भरे बर्तन रखे हुए थे, जिनमें से कुछ धुआं उगल रहे थे। मेज के दोनों छोर पर 2 प्लेटें रखी हुई थीं, और जैसे ही रीरा बैठी, उसके सभी जीव उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, जैसे कि वे उसके खाने पर खिलाए जाने के आदी थे। भेड़िया उसके दाहिने हाथ पर बैठा था और बिल्ली के बच्चे और चिपमंक उसके बाएं हाथ पर इकट्ठे हुए थे। आओ अजनबी, बैठो और खाओ, उसने प्रसन्नतापूर्वक पुकारा, और खाते समय हम तय करें कि हम तुम्हारी मछलियों को किस रूप में बदलेंगे। वे जैसी हैं, ठीक हैं, इरविक ने अपनी बेंच को टेबल के पास लाते हुए कहा। मछलियां बहुत सुंदर हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक कांस्य की। जीवन वाली कोई भी चीज एक सुंदर मछली से ज्यादा प्यारी नहीं होती। क्या मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? रीरा ने उसके गंभीर चेहरे पर मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारे लिए योकोहू पर कोई आपत्ति नहीं करता, तुम्हें पता है, उसने कहा, भोजन में मदद करते हुए और अच्छी भूख के साथ खाते हुए। और क्या तुम एक सुंदर लड़की को मछली से अधिक सुंदर नहीं मानते, चाहे मछली कितनी भी सुंदर क्यों न हो? ठीक है, इरविक ने कुछ सोचने के बाद कहा, ऐसा हो सकता है। यदि आप मेरी 3 मछलियों को 3 लड़कियों में बदल दें जो इस खेल में निपुण होंगी। जादू, तुम्हें पता है कि वे मुझे भी उतना ही खुश कर सकते हैं जितना मछलियां करती हैं। बेशक तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम अपनी सारी कुशलता के बावजूद ऐसा नहीं कर सकती। और अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो भी जाओ, तो मुझे डर है कि मेरी परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी कि मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वे मेरे गुलाम बनने के लिए सहमत नहीं होंगे, खासकर अगर वे जादू में माहिर हों, और इसलिए वे मुझे उनकी आज्ञा मानने का आदेश देंगे। नहीं, मालकिन रीरा, चलो हम मछलियों को बिल्कुल भी न बदलें। स्कीज़र ने अपनी बात को बहुत ही चतुराई से रखा था। उसे एहसास था कि अगर वह इस तरह के बदलाव के लिए उत्सुक दिखाई देता तो योकोहू ऐसा नहीं कर पाता। फिर भी उसने कुशलता से सुझाव दिया कि उन्हें जादू में निपुण बना दिया जाए।